मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं अनुराग दीक्षित और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल चैनल पर। उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज़ ठीक ढंग से आप सभी तक पहुंच रही होगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज अपना जो महाअभ्यास है ना, कौन सा दिन था भाई, लगा नहीं है क्या सही से? ये लगा है, इसका 19वां दिन है। ठीक है, याद रखिएगा, इसका 19वां दिन है। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले ये जो जरूरी इन्फॉर्मेशन है, ये सब आप सभी को मैं देना चाहूँगा कि ये एएलपी का, मेरे प्यारे दोस्त, एएलपी का कंप्लीट CBT 1 और CBT 2 का कंप्लीट फाउंडेशन बैच है, जिसमें आपको मैथ पूरी मिल जाएगी, कंप्लीट मैथ मिलेगी। हाँ, मैथ के लिए एक आपके पास ऑप्शन रहेगा मेरे प्यारे दोस्त। ऑप्शन ये रहेगा कि मैथ आप लाइव भी ले सकते हैं और रिकॉर्डेड भी ले सकते हैं, लेकिन एक ही मिलेगा, चाहे आप लाइव ले लीजिए और चाहे रिकॉर्डेड ले लीजिए। और ये सब कुछ केवल एक कॉम्बो है। जीके जीएस आपको कंप्लीट मिल जाएगी, साइंस मिल जाएगी, रीजनिंग मिल जाएगी। CBT 1 के आपको प्रैक्टिस बैच मिल जाएगा, CBT 2 का प्रैक्टिस बैच मिल जाएगा, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग मिल जाएगी, कंप्लीट ट्रेड होगा। CBT 1 का मॉक टेस्ट भी होगा, प्रैक्टिस बैच के साथ साथ मॉक टेस्ट भी होगा। CBT 2 का भी मॉक टेस्ट होगा और साथ ही साथ रेलवे यात्रा बैच में आपको रेलवे के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ बेसिक्स साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्रैक्टिस बैच भी आपको मिलेगा। संपूर्ण कॉम्बो है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतना सारा कॉम्बो में है तो महंगा होगा। नहीं, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है ये आपके लिए। आपको क्या करना है, हमारे दिए हुए नंबर 9696 10 24 11 10 24 11, यह बच्चा दूसरा नंबर क्या है, 6393 6393 125 760। इन दोनों में से किसी पे भी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और कॉल करने के बाद सारी इंक्वायरी इनरोलमेंट की ले सकते हैं कि बैच कैसे लेना है, क्या करना है। आप चाहें तो डायरेक्ट हमारी एप्लीकेशन माई पाठशाला एप्लीकेशन से भी इसको इनरोलमेंट कर सकते हैं। और हाँ बच्चों, आप अगर एक कूपन कोड का यूज करते हैं, कूपन कोड होगा कैपिटल AD10 AD10, तो आपको इस कंप्लीट कॉम्बो में डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ये कूपन कोड आप एप्लीकेशन पे भी यूज कर सकते हैं, या इन दोनों नंबर्स पे जब आप इनरोलमेंट करना चाहें तो इन दोनों नंबर में जो भी मैम आपके फ़ोन उठाती हैं उनसे बोल दीजिएगा कि अनुराग सर वाला ये कूपन कोड हमें यूज़ करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए तो फिलहाल शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ जा भाई। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोगों को ये सही से दिख रहा होगा। ठीक है, अच्छे से दिख रहा है, वेरी गुड। चलिए टाइमर लगा लेते हैं, शुरुआत करते हैं। आ जा भाई। हाँ, ये आपकी शुरुआत हो चुकी है। मैं उम्मीद करूंगा कि सही जवाब मुझे मिलेगा। ठीक है, चलिए बताइए। देखिए, पढ़िए ध्यान से। क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि मेहंदी जो है, मेहंदी कुछ नाम और हो सकता है, इससे अच्छा नाम हो सकता है, खैर, किसी काम को 25 घंटे में पूरा कर सकता है यदि उसकी जानवी ने सहायता की, तो जो कि उससे 50% अधिक निपुण है। तो कितने समय में दोनों काम साथ मिलकर पूरा करेंगे? देखिए, दो लोग हैं, एक मेहंदी है, हालांकि लड़कों का नाम मेहंदी नहीं होता है, और एक जानवी है। जानवी जो है वो मेहंदी से 50% अधिक कार्य निपुण है। तो अगर मेहंदी की क्षमता 2 होगी तो जानवी की इससे 50% ज़्यादा होगी। ये इनकी क्षमताओं के अनुपात आ गए, एफिशिएंसी के रेशियो आ गए। अब आपको ये पता चल गया कि मेहंदी एक काम का एक दिन में 2 हिस्सा कर लेगा और ये 25 घंटे में काम कर लेता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम टोटल काम को देखेंगे तो हमारे पास टोटल काम क्या होगा, अगर मेहंदी 25 दिनों में पूरा काम कर लेता है और एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो पूरा काम यानी टोटल वर्क हमारे पास 50 होगा, 50 होगा। सिंपल ही बात थी। अब इस टोटल वर्क को ये दोनों मिलकर करेंगे, तो ये दोनों मिलकर जब ये 50 काम करेंगे तो दोनों की क्षमता तो 5 होगी, 3 और 2 5। तो जो समय लगेगा इस काम को करने में वो कितना समय लगेगा मेरे प्यारे दोस्त? तो आप बोलोगे सर 10 दिन का समय लगेगा, और 10 दिन या 10 घंटे जो भी है, 10 घंटे का समय लगेगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा कि सर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा कि 10 घंटे लगेंगे। ठीक है, यूनिट का आप ध्यान रख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर घंटे हैं तो घंटे यूज कर लेंगे,
और अगर दिन होते तो दिन यूज करते। बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही सरल क्वेश्चन था। मैं चाहूंगा कि अगले सवाल पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये उतना सरल नहीं है जितना पहले वाला था। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयारी कर लीजिए, कोशिश करिए सभी लोग आंसर क्या मिलने वाला है बताइए। ठीक है, बताइए। ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है और इसको उतनी ही समझदारी से करने की जरूरत है। ध्यान से देखना जरा भाई। ए और बी के रेशियो का अनुपात भिन्न में दिया है, तो इसको पूर्णांक में अगर बदलेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 यहाँ पहुंच जाएगा। तो मैं ये देख पाऊंगा कि ए और बी के जो बीच में अनुपात होगा वो हमारे पास 2 और 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ए और बी का अनुपात 2 और 3। फिर से समझा रहा हूँ कैसे। 3 से 3 एक कटा और ये वाला 3 यहाँ पहुंच गया, तो ए और बी के बीच का अनुपात हो गया 2 और 3। अब आइए बी और सी के बीच में, इसको देखना। 17 दूनी 34, 17 पंजे 35। तो बी और सी के बीच में अनुपात जो होगा वो आ जाएगा आपके पास 17 दूनी 34 और 35 का 34:35 का अनुपात आ जाएगा बी और सी में। ठीक, आगे देखिए है डी और सी। डी और सी में क्या होगा? 5 सत्ते, बल्कि इससे काट देते हैं, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। तो अगर हम सी और डी का अनुपात लेते हैं, डी और सी ना, सी और डी, तो यहां पर अगर डी और सी आप देखेंगे ना, डी और सी ध्यान से सुनना, तो 7 और 6 आएगा। डी और सी कितना आएगा? 7 और 6। लेकिन अगर हम इसे सी और डी के रूप में देखेंगे तो हमारे पास 6 और 7 का अनुपात रहेगा, ये इसका। अब हमें करना क्या है? हमें ये देखना है कि हम सभी अनुपात को बराबर करें, क्योंकि आखिरी में जो हमसे रेशियो पूछा गया था उसमें a प्लस बी था, b प्लस सी था और d प्लस सी था, है ना? ये पूछा गया था। ठीक है, तो बराबर करने के लिए हमने क्या देखा? बराबर करने के लिए हम देख रहे हैं कि हम यहाँ पर 3 लिख लेते हैं, 3 से भर देते हैं इसको मैंने इसके बाद पहले वाली संख्या 35 से भर दिया और इसको मैंने 34 से भर दिया। यहाँ पर 6 खाली था तो हमने इसको 6 से भर दिया। रेशियो को बराबर करना तो आपको आता होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ। ठीक है ना? चलिए अब देखिए जरा यहाँ पर क्या आएगा। गुणा करते हैं। 6 दूनी 12, 12 चौको 48 के 8, हासिल लग जाएगा 4। ठीक है, 6 दूनी 12, 12 चौको 48 के 8, हासिल 4। 12 तें 36 और 4 40, ये हो गया 408 ए। बी देखिए कितना आएगा? 6 तें 18, 18 चौको 72 के 2, हासिल लगेगा 7। 18 तें 54 और 7 61 हो जाएगा, तो ये 612 हो जाएगा। सी देखें, 6 तें 18, इसमें हम 18 और जोड़ देंगे तो ये 630 हो जाएगा। ठीक है ना? ये 35 था, जैसे ये 6 तें 18 का गुणा 34 में था, यहाँ 6 तें 18 का गुणा 35 में था। ठीक है, 7 तीजा 21, 21 का गुणा इसमें कर लेंगे, 21 पंजे 105, हासिल लग जाएगा 10। 21 तें 63 और 10 73 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये हमारे पास अनुपात आ गए। अच्छा, अब आप एक चीज का ध्यान से देखेंगे कि जितने भी अनुपात हैं सारे के सारे अनुपात 3 से कटने वाली संख्या बन रहे हैं, है ना? 3 से कटने वाली संख्या बन रहा है। तो 3 से अगर हम काट के इनको छोटा कर लेते हैं तो हमारे पास 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 छंग 18 मिल जाएगा। 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 चौको 12 मिल जाएगा। 3 दूनी 6, 3 एकम 3 मिल जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास 3 दूनी 6, 3 चौको 12 और 3 पचे 15 मिल जाएगा। करेक्ट है? आप बोलोगे हाँ सर करेक्ट है। अब a प्लस बी कितना मिलेगा? 136 प्लस 204, 340 मिल जाएगा। तो ये हो गया मेरे प्यारे दोस्तों 340। ठीक है ना? b प्लस सी कितना होगा? 204 और 210, 414 हो जाएगा। 414, 414 हो गया। और c प्लस डी अगर हम देखेंगे या d प्लस सी कह लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 200, 200, 400, 455 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 455, यानी कि 455 हो जाएगा। हो जाएगा। अब ये किसी एक संख्या से तो कट नहीं रहे और नहीं कट रहे हैं, तो आंसर यहाँ पर आप क्या दे सकते हैं? आंसर देने के लिए जो भी चीज़ें आपके पास बची हैं उसमें आपका आंसर क्या होगा कि नन ऑफ दीज इसका सही जवाब होगा। क्या सही जवाब होगा? नन ऑफ दीज इसका सही जवाब हो जाएगा कि हमारे पास जो रेशियो है वो रेशियो इसको छोटा करेंगे तो किसी संख्या से काट के करेंगे, लेकिन वो इन ऑप्शन में से नहीं है। तो सही जवाब क्या होगा? नन ऑफ दीज। क्लियर है? ये अच्छा क्वेश्चन था। मैं चाहूंगा कि सभी लोग इस प्रश्न को अच्छे से करना। ठीक है, ये गुड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपका समय लेते हैं एग्जाम में। ये क्वेश्चन क्या होंगे? समय लेंगे।
तो आपको कोशिश ये करनी है कि अच्छा एक चीज़ और बता दें, एग्जाम में जब ये समझ लेंगे तो ऐसा कुछ है नहीं कि इनकी कोई और शॉर्ट ट्रिक बनती हो, क्योंकि ये रेशियो दिए थे। अगर एग्जैक्ट वैल्यू दी होती तो हम कुछ बात भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर रेशियो दिए थे। तो इसका सिर्फ एक ही तरीका होता है और वो तरीका होता है कि आप फास्ट कैलकुलेशन कर लें। क्या है? फास्ट कैलकुलेशन। तो कुछ ऐसे भी सवाल होंगे जिनकी शॉर्ट ट्रिक का काम क्या कौन करेगा, उसकी फास्ट कैलकुलेशन करेगी। जितना तेज आप कैलकुलेट करेंगे उतना जल्दी सवाल होगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। सवाल नंबर 3 है, देखिए ध्यान से और उत्तर बताने की कोशिश करिएगा कि क्या आएगा। बताइए आंसर। मैं हट जाता हूं स्क्रीन से। चलिए बताइए। तीन बढ़ई पी क्यू तथा आर एक काम सौंपा गया। पी वह काम 42 दिन में समाप्त कर सकता है यदि क्यू जो है वो पी से 26% अधिक कार्यकुशल है। कौन? क्यू। किससे? पी से। तथा आर क्यू से 50% अधिक कार्यकुशल है। तो क्यू और आर मिलकर उस काम को लगभग कितने दिनों में समाप्त करेंगे? कितने में? लगभग कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखिए जरा, तीन बढ़ई थे पी क्यू और आर। पी क्यू और आर, इनकी क्षमताओं के लिए जो इनके बीच में संबंध है वो दिया गया है कि Q जो है वो P से 26% अधिक कार्यकुशल है। तो अगर मान लीजिए P की क्षमता 100% होती तो Q की 26% ज़्यादा होने के कारण 26% 126% होती है। आप बोलोगे हाँ। R Q से 50% अधिक कार्यकुशल है। R Q से भी 50% ज़्यादा कार्यकुशल है। तो अगर R Q से 50% ज़्यादा कार्यकुशल है तो रेशियो इनका क्या हो जाएगा? 2 और 3 का, है ना। सिंपल बात है। अब जो ऊपर रेशियो था इसको हम 50 और 63 लिख सकते हैं। 2 से काटने के बाद ऊपर हम 50 और 63 लिख सकते हैं। 50 और 63 लिख सकते हैं। रेशियो देखिए, अब अगर हम बराबर करेंगे तो 50 दूनी 100 आ जाएगा, 63 दूनी 126 आ जाएगा और 63 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 189 हो जाएगा, 189 हो जाएगा। तीनों की क्षमताओं के अनुपात हमारे पास 100, 126 और 189 आ गए। ठीक है, ये बोला गया था कि P वह काम 42 दिन में कर लेता है। तो अगर P उस काम को 42 दिन में कर लेता है तो P एक दिन में 100 काम कर रहा है। और अगर ये 42 दिन में उस काम को कर लेगा तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो टोटल वर्क है मेरे प्यारे भाई वो कितना है? 100 गुणे 42। अब ये जो टोटल वर्क है इसे किसे करना है? Q और R को मिलकर करना है। तो यही टोटल वर्क 100 गुणे 42 वाला जो कि कितना हो जाएगा? 4200 हो जाएगा। इसको कौन करेगा? इसको करेगा Q और R मिलकर। 126 और 189 मिलकर करेंगे। 18 12 300, 9 6 15 और 315 के हिसाब से ये काम होगा। ठीक है, किसके हिसाब से काम होगा? 315 के हिसाब से काम होगा। कितना समय लगेगा ये बताना है। चलिए अगर हम 315 से इसको डिवाइड करते हैं तो 315 एकम 315 हो जाएगा। 420 में से 315 घटाएंगे, 105 बचेगा। यहाँ पर हमारे पास 1050 हो जाएगा। 1050 अगर 4 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी 13 दशमलव कुछ ये आएगा। और 13 दशमलव कुछ आने का मतलब अगर हमें लगभग में लिखना है तो लगभग में हम इसको क्या लिख लेंगे? लगभग में हम लोग लिख लेंगे 13 दिन में वो काम समाप्त हो जाएगा। लगभग कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा? 13 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। मुझे नहीं लगता ये सवाल में कोई दिक्कत होगी क्योंकि पहला सवाल और इस सवाल में काफ़ी सिमिलरिटी है ना। ये बताइए क्वेश्चन नंबर 4, चौथा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए और उत्तर दीजिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 4। और सभी लोग यार क्लास को एक बार लाइक और शेयर भी करते चलना। ठीक है, बताइए आंसर क्या होगा। बस के किराए में 20% की वृद्धि होने के कारण एक यात्रियों की जो संख्या है में 10% की गिरावट हो गई। किसमें? यात्रियों की संख्या 10% गिर गई, जिससे दैनिक वसूली जो है वो 150 रुपये बढ़ गई। बस डिपो का किराया बढ़ने के पश्चात दैनिक वसूली कितने रुपए की थी? तो समझना जरा, किराया जो है वो 20% बढ़ा। 20% का मतलब 1/5। जो किराया पहले 5 के अनुपात में था वो 1 बढ़कर 6 के अनुपात में हो जाएगा। 20% बढ़ गया। यात्रियों की संख्या में
10% की गिरावट हो गई, यानी नंबर्स ऑफ पैसेंजर जो थे, यात्रियों की जो संख्या थी उसमें 10% की गिरावट हो गई, तो 10 अगर पैसेंजर 10 के अनुपात में पहले थे तो अब 9 के अनुपात में रहेंगे। ठीक, तो पहले टोटल राजस्व कितना बन रहा था 50 का, अब टोटल राजस्व कितना बन रहा है 9 छक्के 54 का बन रहा है। तो देखिए दैनिक राजस्व जो है उसमें वृद्धि तो हुई है, कितनी वृद्धि हुई है आप बोलेंगे सर इसमें जो दैनिक वृद्धि हुई है वो 4 यूनिट की दैनिक वृद्धि हुई है और इसके कारण 150 रुपए की वृद्धि हो रही थी, तो ये हो गया 150 के बराबर। तो 1 यूनिट का मान मेरे प्यारे दोस्त यहाँ से क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 1 यूनिट का मान आ जाएगा 37.5 या 37.5 लिख सकते हो या 75/2 लिख सकते हो, आपका जो मन करे वो लिख लेना 37.5। आपसे पूछा ये गया था बस डिपो का किराया बढ़ने के पश्चात दैनिक वसूली कितनी है। तो बस डिपो का जब किराया बढ़ गया था तो दैनिक वसूली 54 के रेशियो में थी, तो हम क्या बोलेंगे 54 × 37.5, 54 × 37.5 गुणा करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो ये सवाल यहां तक कैलकुलेट या यहां तक लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। जब आप सवाल पढ़ चुके थे तो सवाल पढ़ने के बाद आपको एक चीज विशेषता ध्यान देनी थी कि आपसे पूछा था किराया बढ़ने के बाद दैनिक वसूली कितनी है। तो आप ये देख पाए थे कि किराया बढ़ने के बाद किराया जो है वो 6 हुआ था और लोगों की संख्या 9 हुई थी, यानी जो दैनिक वसूली होगी किराया बढ़ने के बाद, जो दैनिक वसूली होगी, इसीलिए मैं कहता हूं ना सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना जरूरी है। कई बार सवाल पढ़कर भी आपको ये पता चल जाता है कि हमें सवाल को आगे लिखना है अथवा नहीं लिखना है। तो किराया बढ़ने के बाद की दैनिक वसूली ये होगी, यानी हमको मान 6 × 9 का निकालना है। और अगर आप 6 × 9 का मान निकालना चाहेंगे तो कोई भी ऐसी संख्या जिसका आप अगर 9 में गुणा करते हैं उसके अंकों का योग 9 ही रहना चाहिए, यानी जो भी आंसर आएगा उसके अंकों का योग 9 से या 9 से कटने वाली संख्या होगी। बस सिंपल सी बात थी। 2100 में 9 नहीं मिलेगा, 5 2 7 2 9 मिल सकता है, 5 2 7 2 9 मिल सकता है, 8 5 13, 13 7 20, 20 और 1 21, मतलब इन दोनों में कोई ऑप्शन आंसर होगा। अब बात यह है कि इन दोनों में ऑप्शन आंसर होगा कौन सा, इसको भी थोड़ा समझना जरूरी है। अब कई बार क्या होगा ना, यहाँ पर बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है, वो कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। देखिए जैसे बड़ी सिंपल सी बात बोल रहा हूँ कि ये जो 37.5 आया है, बहुत सिंपल सी बात आपको समझनी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए कैसे आप यहाँ से ये समझ पाए हैं ना कि 4 यूनिट का मान 150 था। कैलकुलेशन को थोड़ा सा समझने में समय दीजिए, और यहाँ पर आपको 54 यानी 54 का मान निकालना था, हाँ या ना, निकालना था ना। अच्छा आप एक चीज जानते हो कि 4 में हम कौन सी संख्या का गुणा करें कि लगभग हम 54 के आसपास पहुंच जाए, कुछ ऐसा दिमाग में आता है? 4 में हम किस संख्या का गुणा करें कि लगभग 54 के आसपास पहुंच जाए? तो आप बोलोगे सर लगभग 13 का गुणा कर लेते हैं। 14 का गुणा करेंगे तो हम ज्यादा हो जाएंगे, है ना। 13 का गुणा कर लेंगे थोड़ा सा कम रहेंगे। अच्छा 13 का गुणा मान लीजिए 13 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। 13 का गुणा इसमें करने पर आपको क्या मिलेगा, 13 0 0, 13 5 65 के 5, हासिल लगेगा 6, 13 कम 13 और 6 19 होगा। इससे थोड़ा सा बड़ा आंसर होगा क्योंकि 13 चौको 52 तक तो आप पहुंचे गए। 2 और करना, यानी इसमें अगर हम केवल 75 और जोड़ देंगे, 4 का मान 150 है, 2 का मान 75 होगा, 75 जोड़ने पर अपना आंसर बन जाएगा। तो हम इतने तक तो नहीं पहुंच पाएंगे ना, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ये सारी चीजें आपको ध्यान से। अच्छा होता क्या है कि कई सारे बच्चों को, अब देखो होगा ये है कि यही बात आप सीखना चाहते हो, और ये मुझे पता है कि आप मान के चलिएगा मेरे प्यारे दोस्तों 90% बच्चा ये कर लेगा। ये आप सीखना नहीं चाहते हो जिससे समय कम लगता है, इसको सीखो तो सही। यहां पर समय देने में बुराई नहीं है, यहां पर आप खूब समय दे सकते हैं, यहां पर समय है। इसको सीखिए इन सब चीजों को, क्योंकि पेपर में ये आपके समय को बहुत मिनिमाइज कर लेंगे। ठीक है, ये बताइए अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एक अर्धगोले के कुल सतह का क्षेत्रफल 362 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए जरा आइए, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 चौको 12, 154 दूनी 308 होगा। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। जब हम अर्धगोले की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अर्धगोले की, ध्यान से सुनिएगा। तो अर्धगोला क्या होगा, एक ऐसी आकृति होगी जिसका जो सिरा है, जिसका सिरा जो है ये हिस्सा, ये वृत्ताकार हिस्सा होता है ना, वृत्त के आकार का हिस्सा यही तो होता है, ये वृत्ताकार ही होता है। आप बोलोगे हाँ।
और जब हम अर्धगोले की बात करते हैं तो अर्धगोले का जो कर्व सरफेस एरिया होता है, जिसे आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होता है 2πr²। और अर्धगोले का जो टोटल सरफेस एरिया होता है, जिसे आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या होता है? ये होता है 3πr²। अब 3πr² और 2πr² के बीच में आपको संबंध चाहिए था, क्योंकि हमें यहां पर संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल दिया था, वक्र सतह का क्षेत्रफल निकालना था। आप एक चीज का ध्यान दीजिएगा, ये संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल आपके पास 462 दिया था, इसका आपको मान निकालना था। तो मैं आपसे अगर ये कह देता वहां पर डायरेक्ट कि ये दोनों तो सेम कॉमन रहेंगे, तो हटा ही दीजिए। 3 का मान अगर 462 है तो 2 का मान 308 के अलावा तो कुछ हो नहीं सकता ना, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाता? 308 हो जाता। आप बड़े आसान ढंग से इस बात को, ये सवाल आप बिल्कुल मुंह जवानी कर सकते थे। वास्तविकता में इसके लिए आपको जो है पेन की जरूरत नहीं थी, ये आप 100% मुंह जवानी कर सकते थे। ठीक है, ये बताइए, ये बताइए अगला सवाल, सवाल नंबर 6वां। देखिए आंसर क्या होना चाहिए, पढ़िए। एक कंपनी का लगातार 11 साल का औसत राजस्व 69 लाख है। पहले 6 साल का औसत राजस्व 64 लाख हो और अंतिम 6 वर्ष का औसत लागत 76 लाख हो। ठीक है, लाख यहाँ पे लिख लेना, लाख हो। तो 6वें वर्ष का राजस्व क्या होगा बताइए? औसत का सवाल है, लेकिन औसत के किस कॉन्सेप्ट पर है? तो आप बोलोगे सर औसत में डेविएशन की ओवरलैपिंग का ये कॉन्सेप्ट है ना। औसत में किसका कॉन्सेप्ट है? ओवरलैपिंग का। याद आ गया? औसत में ओवरलैपिंग का ये कॉन्सेप्ट है, और मैंने आपको कईयों बार ये बात सिखाई है और शायद बताई है कि ओवरलैपिंग में साइन बदल के लिखा जाता है। ठीक, बात समझना, औसत में ओवरलैपिंग वाला केस है। देखिए है क्या, आपको बोला गया कि 11 साल का कुल राजस्व जो है, औसत राजस्व, कुल औसत राजस्व 69 लाख है। इस 11 साल में प्रथम 6 साल का औसत राजस्व आपको दे रखा है 64 लाख। ये जो पहले 6 साल का औसत राजस्व है, ये सभी के औसत राजस्व से 5 कम है। तो अगर 1 यूनिट 5 कम है तो 6 यूनिट कितने के कम होंगी? तो आप बोलोगे सर 30 कम होंगी। मैंने कहा ओके। इनमें से दूसरे 6 साल का जो औसत राजस्व है वो क्या है? वो 76 है। 76 का मतलब सभी के औसत से 7 ज्यादा है, और एक अगर 7 ज्यादा है तो 6 कितना ज्यादा होगा? तो आप बोलेंगे 6 42 ज्यादा होगा। अब आप बात समझना, ये टोटल संख्या यहां पर 11 ही दी थी, लेकिन यहां पर 6 और 6 कितनी हो गई? 12 हो गई। तो एक संख्या जो है ना, जो एक संख्या है, वही एक संख्या कौन सी संख्या होगी जो दोनों में कॉमन हुई होगी? 6वीं संख्या वही होगी। क्योंकि अगर आप 11 संख्याएं लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संख्याएं, तो इसमें अगर हम शुरुआत की 6 संख्याओं को देखेंगे, शुरुआत की 6 संख्याएं 4 2 6 ये होगी, और अगर हम आखिरी की 6 संख्याओं को देखेंगे तो ये होगी। इसमें ये जो बीच की संख्या है ना, ये दोनों में आई है, पहले ग्रुप में भी और दूसरे ग्रुप में। तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? ओवरलैप की स्थिति कहा जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा कि ओवरलैप में जो साइन होगा, जो चिन्ह होगा, वो चेंज कर लेते हैं। साइन क्या कर लेंगे? सॉरी, साइन चेंज नहीं करते हैं। ओवरलैपिंग है ना, साइन चेंज नहीं करते हैं। ओवरलैपिंग में साइन चेंज नहीं करोगे। ठीक, अगर कोई चीज छूट जाती तो उसमें साइन चेंज कर लेते। ओवरलैपिंग में साइन चेंज नहीं होगा। देखिए इस -30 और इस +42 का रिजल्ट हमारे पास क्या होगा? तो आप बोलोगे इसका रिजल्ट प्लस का 12 होगा। अब जो रिजल्ट यहां पर आया है, अगर वो प्लस में आया है तो सभी के औसत में उसे जोड़ देना, साइन चेंज मत करना। और अगर ये माइनस में आया होता तो भी साइन चेंज नहीं करते, अगर केस किसका होता है? ओवरलैपिंग का। ठीक है, तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्त क्या हो जाएगा? 69 और +12। 69 + 12 का मतलब कितना हो जाएगा? 81 लाख। ठीक, ये आंसर हो गया। अच्छा, ये जो डेविएशन से आपने इस सवाल को किया है ओवरलैपिंग के, इसको आप वेटेड एवरेज से भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? मैं वो समझाने और बताने की, हालांकि उसका जरूरत नहीं है। जैसे 11 × 69 था, ठीक, और 6 × 64 था, और फिर में 6 × कितना था? 76 था। ठीक, तो
इन दोनों का गुणा करके जोड़ते और जोड़कर अगर हम इसको घटा लेते तो भी हमारे पास 81 लाख ही आता। जरा थोड़ा सा ध्यान दे लो, समझ जाओगे। 6 चौको 24 इकाई का अंक 4 रहेगा, 6 चरंग 36 इकाई का अंक कितना रहेगा 10। इन दोनों को जोड़ोगे तो इकाई का अंक 0 रहेगा। यहाँ पर आपके पास इकाई का अंक 9 रहेगा, तो 0 में से 9 घटाओगे तो जो भी आंसर होगा उसकी इकाई का अंक 1 होगा। ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। ये बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। बताइए क्या सवाल का जवाब देने वाले हैं आप इस प्रश्न के लिए। एक समचतुर्भुज का एक आंतरिक कोण 60 डिग्री का है और उसे के छोटे विकर्ण की लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले मैं आपको समचतुर्भुज के विषय में कुछ बातें बता देता हूं, कुछ चीजें समझा देता हूं, उसको जरा ध्यान से देख लेना, ठीक है। देखो जरा, समचतुर्भुज के विषय में मैं आपको कुछ चीजें समझा देता हूं, बता देता हूं। देखिएगा, समचतुर्भुज मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए, पहली बात, ठीक। इसके जो दोनों विकर्ण होंगे, समचतुर्भुज के जो दोनों विकर्ण होंगे, ये पहला विकर्ण और मेरे प्यारे दोस्त ये दूसरा विकर्ण। समचतुर्भुज के जो दोनों विकर्ण होते हैं, समचतुर्भुज के जो दोनों विकर्ण होंगे, ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। ये भी ध्यान रखना है, कितने डिग्री पर काटते हैं, जहां पर काटते हैं वो एक दूसरे से 90 डिग्री पर काटते हैं, करेक्ट। अब जरा समझिएगा, बहुत छोटी सी बातें हैं समचतुर्भुज में। वैसे जो इसके बेसिक पॉइंट्स होते हैं वो आप जानते हो, 90 पर काटते हैं और अर्धक भी करते हैं। जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, उसको आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, जैसी इच्छा है वैसे कर लीजिएगा, ठीक है। जब कभी भी समचतुर्भुज का एक आंतरिक कोण, ध्यान से सुनिएगा, जब कभी भी समचतुर्भुज का कोई भी आंतरिक कोण, कोई आंतरिक कोण या तो आपके पास 60 डिग्री का दिया हो या मेरे प्यारे भाई 120 डिग्री का दिया हो। मैं क्या बोल रहा हूं, समचतुर्भुज का जब कोई आंतरिक कोण 60 डिग्री का हो या 120 डिग्री का हो, तो याद रखिएगा इसका जो छोटा विकर्ण होता है, यानी कि स्मॉलेस्ट डायगोनल होता है, स्मॉलेस्ट डायगोनल होता है, वो भुजा के बराबर होता है, ठीक। किसके बराबर होगा, भुजा के बराबर होगा। और जो लार्जेस्ट डायगोनल होगा, बड़ा वाला, डायगोनल की स्पेलिंग देखना जरा, डायगोनल, जो बड़ा वाला वो होगा, वो भुजा √3 के बराबर होगा, साइड √3 के बराबर होता है। इन बातों को आपको ध्यान रखना है, ये थोड़ी सी बातें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। और याद रखना, कभी भी समचतुर्भुज की अगर भुजा हो, समचतुर्भुज की बात हो, तो समचतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का जो योग होता है, समचतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का जो योग होता है, उस समचतुर्भुज की भुजा के वर्ग के 4 गुने के बराबर होगा। इसको भी याद रखिएगा, ये समचतुर्भुज के विकर्ण और उसकी भुजा के बीच में संबंध होता है, ठीक है। ये बातें याद रखिएगा। अब कुछ पहलू आपको पहले वाले याद रखने हैं, कुछ आपको दूसरे वाले याद रखने हैं, सिंपल सी बात है। अब देखो जरा, ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे की वजह भी तो जान लो। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे की जरा वजह जान लीजिए। एक आंतरिक कोण अगर 60 डिग्री का दिया हुआ है, ध्यान से सुनना, एक आंतरिक कोण अगर 60 डिग्री का दिया हुआ है, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर ये पूरा 60 डिग्री का है तो उसमें दोनों आधे आधे हो जाएंगे। मतलब ये 30 डिग्री का हो जाएगा, ये ऊपर वाला भी 30 डिग्री का हो जाएगा, करेक्ट। ये 90 डिग्री का आपके पास पता ही चल गया था, तो ये बचा होगा तो वो 60 डिग्री का होगा। इसमें बोला गया समचतुर्भुज के छोटे विकर्ण की लंबाई 8 है, जो छोटा विकर्ण है उसकी लंबाई 8 है। अब अगर छोटे विकर्ण की लंबाई 8 है, तो ये अगर पूरा विकर्ण 8 है, तो उसका मतलब उसका जो ये आधा हिस्सा होगा छोटे विकर्ण का, ये जो आधा वाला हिस्सा, ये आधा हिस्सा, ये 4 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ। और किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर 30 के सामने की भुजा 4 है, तो 60 के सामने की भुजा, ये वाली जो भुजा होगी, ये वाली भुजा, विकर्ण का, दूसरे वाले विकर्ण का ये आधा हिस्सा,
ये कितनी हो जाएगी, ये 4√3 हो जाएगी, √3 से मल्टीप्लाई करके 4√3 हो गई। बोलोगे हाँ सर। तो अब अगर एक विकर्ण तो हमको दिया ही था 8 है, और दूसरा विकर्ण आप क्या निकाल लोगे, दूसरे विकर्ण का आधा भाग आपके पास आया 4√3, तो पूरा भाग कितना हो जाएगा, 8√3 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ। अब मेरे प्यारे भाई समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है विकर्णों के आधार पर वो 1/2 विकर्ण पहला गुणे विकर्ण दूसरा होता है, यानी कि 8 × 8√3 हो जाएगा। तो 64√3 को अगर 2 से भाग देंगे तो अपना जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 32√3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 32√3 का मतलब डी आपका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा सही जवाब हो जाएगा, डी आपका आंसर सही होगा। ये जो फैक्ट्स है ना इसके ये नोट कर लीजिएगा अच्छे से, इसके फैक्ट्स अच्छे से नोट किया करिए तो काफ़ी फायदा रहता है। बाकी मैं ज़्यादा क्या ही बोलूँगा, ठीक है। ये बताइएगा, जब एक मूवी टिकट पर 20% की छूट दी जाती है तो 34% का लाभ होता है, अगर छूट 15% की हो तो लाभ कितने % का होगा। अरे भाई ये सवाल तो मतलब बहुत ज़्यादा समय देने वाला है नहीं। देखिए जब आप 20% की छूट देते हैं तो वस्तु को कितने % का बेच रहे होंगे, 80% का, और जब 80% का बेचते हैं तो इस पर लाभ होता है 34% का, यानी कि ये 134 के बराबर रहेगा, करेक्ट। अब अगर डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ 15% का दिया जाता तो आप वस्तु को बेचते 85 की, और जब 85 की बेचते तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें तो लगता है मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल काम होना चाहिए। 5 से इसको काट दीजिएगा 16 बार, 5 से इसको काट दीजिएगा 17 बार। यहाँ पर आपके पास क्या दिखाई देगा, 17 × 134/16, 17 × 134 बटे क्या होगा, 16 होगा, ठीक है। अब जरा देखिएगा 16 से इसको डिवाइड करें, 16 × 8 = 128 हो जाएगा, 6 बचेगा, दशमलव लगा के 0 बढ़ाओगे, 16 × 3 = 48 हो जाएगा, ठीक है। 48 हो गया तो 12 बचा, फिर एक 0 बढ़ाएगा 120 हो जाएगा, 16 × 7 = 112, 8 16 × 5 = 80, यानी अगर पूरा देखेंगे तो 8.375 बार कटेगा। अब 8.375 का गुणा अगर हम 17 में करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, ठीक है। इसका गुणा हम अगर 17 में करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये 100 से ऊपर की संख्या हो जाएगी, और जितना ये 100 से ऊपर होगा उतना ही लाभ होगा। इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 142.375। पूछो कैसे पता चला। 17 × 8 = 136 तो सीधे होता है, और 136 के आसपास अगर हम देखते हैं तो ये मिलता नहीं है, ये मिलेगा नहीं, ये मिल नहीं सकता क्योंकि एग्जैक्ट था। 142.375, 100 से कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे 100 से 42.375 ज्यादा है, यानी जो अब प्रॉफिट होगा, अब लाभ होगा 42.375% ही होगा। बोलो ठीक है। ये तो सिंपल सी बात थी, है ना, सरल भी था क्वेश्चन। चलिए इसको बता दीजिए, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर क्या रहने वाला है। ये भी भाई बहुत हल्का प्रश्न है, हल्का मतलब सरल है। एक वस्तु की कीमत में 7% की छूट दी जाती है, मूल मूल्य पर इसे वापस ले जाने के लिए कितने प्रतिशत से नए मूल्य में वृद्धि करनी पड़ेगी। 100 की कोई चीज थी, 7% की छूट दे दी गई तो वो 93 की आ गई। अब वो चाहता है कि 93 से फिर उसको 7 पर जाए, तो 7 बढ़ाना पड़ेगा। किस पर बढ़ाना पड़ेगा, 93 पर। मेरे प्यारे भाई मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। आपको यहां पर यह बताना है कि 7 93 का कितना % है, ये बताना है। अच्छा, आप इस बात को तो समझते होगा ना कि 93 का 10% 9.3 होगा। 10% ही 9.3 है, तो 7 10% से तो कम होगा और दशमलव में रहेगा। ये 10% से ज्यादा था इसलिए खत्म होगा, ये एग्जैक्ट था इसलिए खत्म हो गया। आपका आंसर 7.53 आ जाएगा। सिंपल बात थी। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि जब भी सवाल पढ़ लेना तो सवाल पढ़ने के बाद 1 सेकंड लगता है, ऑप्शन पर एक नजर जरूर रख लेना, ठीक है। एक नजर ऑप्शन पर जरूर रखा करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सवाल नंबर 10वां। बताइए आंसर क्या होना चाहिए क्वेश्चन का, इस प्रश्न का उत्तर क्या रहना चाहिए, बताइए। एक बैग में 3, 2 और 3 के अनुपात में ₹1.50 और 10 पैसे के रूप में 12.9 रुपए हैं।
50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? सिंपल ही क्वेश्चन था, ये तो पढ़ते पढ़ते ही उत्तर दे दिया जाएगा भाई। अगर 1 रुपए के 3 सिक्के होंगे तो 3 रुपए बनेगा। 50 पैसे के सिक्के अगर 2 के अनुपात में होंगे तो 50 दूनी 100, 100 पैसे यानी 1 रुपए बनेगा, तो 3 और 1 4 रुपए हो गए। 10 पैसे के 3 के रेशियो में अगर सिक्के हैं तो 30 पैसे ये हो गए। तो पूरा का पूरा धनराशि 4 रुपए 30 पैसे की बनी, और सवाल के हिसाब से कितनी थी? 12 रुपए 90 पैसे की। 4 रुपए 30 पैसे से 12 रुपए 90 पैसे को जब भाग दोगे तो 3 बार कटेगा। तो आपसे पूछ रहा था 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 1 का मान 3 आ गया, तो 2 का मान कितना आएगा? 6 आएगा। अब हर सवाल में लिखने की जरूरत तो होती नहीं है, कुछ सवाल वास्तविकता में ऐसे होते हैं जो इसी प्रकार से करने होते हैं, जैसे कि ये सवाल बन गया अपना। और अगर देखा जाए तो लगभग सारे के सारे प्रश्न इसी प्रकार से आपको करने होंगे। ये सवाल देखिए, ये भी भाई है तो बहुत ही सरल सवाल, लेकिन आप कोशिश कर सकते हो। बहुत ही सरल सवाल है, बहुत ज़्यादा सरल है, इसमें कोशिश भी नहीं करनी है। मूलों का योग किसके बराबर? 11 है, ये आपको बताना है। देखिए आप इस बात को समझ लीजिए कि अगर आपके पास एक कोई द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक। इसके मूल अगर हमारे पास क्या दिए हैं? इसके मूल मान लीजिए हमारे पास, इसके रूट्स हमारे पास अल्फा और बीटा दिए हैं। तो जो मूलों का योगफल होता है यानी अल्फा प्लस बीटा होता है, वो जानते हैं क्या होता है? वो होता है -x का कॉफिशिएंट, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x, कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन में क्या होता है? कॉफिशिएंट ऑफ x² होता है, कॉफिशिएंट ऑफ x² होता है। इस बात को ध्यान रखना है, जिसको आप लोग सरल भाषा में क्या कहते हो? माइनस का b अपॉन a कहते हो, क्योंकि b जो है वो x का गुणांक होता है और a जो है वो x² का गुणांक होता है, ये कहते हो, ठीक। तो यहाँ पर आपको -b अपॉन a जो है ये किसके बराबर मिलना चाहिए? 11 के बराबर मिलना चाहिए, इतनी सी बात थी। और वो सिर्फ आपको पहले ही इक्वेशन में मिल जाएगा और किसी की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर मैं आपको कुछ और बातें भी बता देता हूँ रिवीजन के तौर पर, रिवीजन भी होता चलेगा, अच्छा लगेगा, है कि नहीं। अगर हमारे पास मूलों का योगफल ये है तो द्विघात समीकरण में मूलों का जो गुणनफल होता है वो होता है c अपॉन a। c का मतलब होता है जो आपके पास आखिरी का कांस्टेंट वाला टर्म दिया होता है उसको लिखेंगे, बटे में आप क्या लिखेंगे? x² का गुणांक, ये प्लस में ही रहता है, ठीक है। बटे में आप क्या लिखोगे? कॉफिशिएंट ऑफ x², कॉफिशिएंट ऑफ x² लिखा जाता है, ठीक है। कई बार आपसे मूलों के धनात्मक अंतर का मान पूछता है, कहता है भाई मूलों का धनात्मक अंतर क्या होगा किसी भी द्विघात समीकरण में? तो मूलों का जो धनात्मक अंतर होता है वो होता है रूट, मॉडुलस ऑफ रूट के अंदर डी का मतलब जिसको हम लोग विविक्त कर कहते हैं, क्या कहते हैं? विविक्त कर कहते हैं, उसको लिखोगे, ठीक है, डी और अपॉन में ए, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, डी अपॉन ए। फिलहाल यहां आपसे पूछा गया था कि किसके मूलों का योग 11 है, तो आप बोलोगे पहली समीकरण ऐसा है जिसमें मूलों का योग क्या है? 11 है, ठीक है। ये बताइए, ये तो उम्मीद है कि मुझे सब लोग बता ही लोगे, इसमें तो किसी को कोई समस्या आएगी ही नहीं, जहां तक मुझे पूरी उम्मीद है कि नहीं। कुछ बातें होंगी इसमें रिवीजन के तौर पर, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। चलिए फिलहाल सवाल नंबर 12 का उत्तर देने की कोशिश कर लीजिए, बताइए आंसर क्या होगा। देखिए पहले आपको मैं कुछ चीज़ें इसके विषय में बताता हूं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, अच्छी लगेंगी आपको, मज़ा आएगी। देखिए एक नंबर होता है रिकरिंग नंबर। कौन सा नंबर होता है? रिकरिंग नंबर, जिसे आप आवर्ती अंक कहते हैं। और रिकरिंग नंबर जब होता है ना तो आप हमेशा देखोगे रिकरिंग नंबर इस फॉर्मेट का होता है कि 2.32 अगर लिखा है तो हो सकता है दोनों अंक पर बार हो सकता है एक ही पे बार हो, है ना। इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब होता है कि ये है 2.3 के बाद 2 2 2 2 2 ये रिपीट हो रहा है, सिर्फ 2 रिपीट हो रहा है अनंत समय तक। लिखने का तरीका क्या होता है? लिखने का तरीका इसका ये होता है कि 2 तो हम लिख ही लेंगे, प्लस लगा लेंगे, 3 और 2 इस पूरी संख्या में उसको हम घटाते हैं जिस पर बार नहीं लगा होता, यानी 3 को घटा देंगे।
अब जितने अंक पर बार लगा होगा उतनी बार 9 पहले लिखोगे, फिर उसके बाद जितने पे बार नहीं लगा होगा उतने 0 लगा के लिखोगे। ये होते हैं रिकरिंग नंबर। ठीक, इसी में एक वस्तु आती है, वस्तु क्या मतलब एक और नंबर आता है जिसे हम लोग मंटीसा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मंटीसा। कुछ बच्चे होंगे जो नए होंगे, उन्होंने शायद पहली बार ये नाम सुना होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। मंटीसा क्या होता है? मंटीसा हमेशा 2 मतलब दशमलव से पहले, मान लीजिए अगर आपके पास यही 2.32 ही लिखा होता, तो दशमलव से ठीक पहले वाली संख्या पर जब बार लगा होता है तो उसमें मंटीसा का यूज होता है। किसका यूज होता है? मंटीसा। और मंटीसा हमेशा नेगेटिव रहता है, इस बात को भी ध्यान रखना। यानी कि ये हो जाएगा -2 प्लस 0.32। ठीक, ऐसे रहेगा। अब अगली बात, चूंकि वहां पर भिन्न के एलसीएम और एचसीएफ की बात कही गई थी, तो अगर आपको कुछ भिन्न दी है a/b और c/d मान लीजिए, और आपको इन दोनों का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम के लिए जब आप भिन्न का एलसीएम लेंगे तो जो उसके अंश होते हैं, अंश का एलसीएम लिया जाता है। यानी a और c का आप एलसीएम लेंगे, और जो हर होते हैं उनका एचसीएफ लेते हैं। b और d का एचसीएफ होगा। ठीक, कब? जब इन दोनों भिन्नों का एलसीएम लेने की बात कही जाएगी। मान लीजिए इन्हीं दोनों भिन्नों का एचसीएफ लेने की बात कही गई होती कि इनका एचसीएफ क्या होगा, तो जस्ट अपोजिट करते हैं। तब जो अंश होगा उसका आपको एचसीएफ लेना होगा, यानी a और c का आपको क्या करना होगा मेरे प्यारे दोस्त? एचसीएफ लेना होगा। और बचा हुआ b और d जो डिनोमिनेटर थे उनका एलसीएम लेना होगा। बात जस्ट उल्टी कर देनी होगी। उल्टी मतलब वॉमिटिंग नहीं उल्टी मतलब रिवर्स ऑर्डर करना होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब अगर हम इस सवाल पर आते हैं, तो ये संख्या जो 0.9 थी, इसको आप 9/10 लिख सकते हैं। आप बोलोगे हाँ लिख सकते हैं। ये संख्या जो हमारे पास 0.9 के ऊपर बार लिखा है, इसमें आप 0.9 के ऊपर बटे में 9 भी लिख सकते हो, कोई समस्या तो नहीं आएगी? नहीं आएगी सर। उसके बाद जो तीसरी संख्या होगी वो हमारे पास क्या होगी? जो तीसरी संख्या होगी वो होगी 9 बटे, अगर हम बार हटाएंगे तो एक 9 नीचे आएगा, एक 0 नीचे आएगा, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। ये आपके पास 1/1 हो जाएगा। बातों को थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मैं जानता हूं। ठीक है, बढ़े आगे, दिक्कत नहीं है ना कोई? चलिए, अब हमारे पास भिन्न क्या आ गई? हमारे पास भिन्न आ गई 9/10, 1/1 और 1/10। अब इनका हमको एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो अगर इनका एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या करेंगे? ऊपर अंश जो होगा उसका एलसीएम लेंगे, 1 और 9 का एलसीएम 9 होगा, और 10 1 और 10 का एचसीएफ लोगे तो 1 होगा। यानी एलसीएम कितना आ जाएगा? 9/1 का मतलब 9 आ जाएगा। और अगर मैं इन्हीं का एचसीएफ लेता हूं, तो एचसीएफ लेने के लिए ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ लोगे जो कि 1 हो जाएगा, और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ लोगे जो कि 10 हो जाएगा, और 1/10 का मतलब क्या हो जाएगा? 0.1 हो जाएगा। ये इनका एलसीएम आ जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 9 और 0.1 इस प्रश्न का सही जवाब माना जाएगा। कितने लोगों का सही आया है जल्दी से एक बार कमेंट करना जरूर भाई, जल्दी से कमेंट करिएगा कितने लोगों का प्रश्न का उत्तर सही आया है, जल्दी से बताइए। ठीक है, ये बात नोट कर लीजिएगा अच्छे से। सवाल नंबर नेक्स्ट पर, सवाल नंबर 13 पर बताइए आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, क्या आंसर देने वाले हैं जल्दी से बताइए। सवाल नंबर 13, कोई धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष में 5200 और 7 वर्ष में 5680 हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? ये बहुत ही सरल सवाल है। इसमें अगर टाइम दिया गया तो फिर आपकी तैयारी बड़ी कमजोर है। 5 वर्ष और 7 वर्ष के बीच का अंतर हो जाएगा समय का 2 वर्ष का। इनके मिश्र धनों में जो अंतर होगा वो अंतर होगा 480 का। कितने का होगा? 480। यानी 2 साल में ये जो धनराशि बढ़ी है ये इसलिए बढ़ी है क्योंकि साधारण ब्याज इतना ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि मूलधन तो सेम ही रहेगा। तो 2 वर्ष में 480, तो 1 वर्ष में, तो आप बोलोगे सर 2 वर्ष में 480 तो 1 वर्ष में 240, मुंह जवानी। 1 वर्ष में 240 तो 5 वर्ष में कितना होगा? 5 वर्ष में होगा 1200। ये साधारण ब्याज है। 1 साल का साधारण ब्याज 240, 5 साल का 1200। 5 साल का मिश्र धन था 5200। 5200 में से 1200 घटा दोगे तो हमारे पास हमारा मूलधन आ जाएगा, और वो मूलधन हो जाएगा 4000। मूलधन कितना हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त 4000।
इस 4000 पर एक साल में जो साधारण ब्याज मिलता था वो मिलता था 240। ये इसका कितने परसेंट है यही आपको निकालना था, और यही जब आप करेंगे ना तो यही आपके पास ब्याज की दर का प्रतिशत आ जाएगा। ये 2 जीरो ये खत्म कर देगा, एक ये खत्म कर देगा, और 24 को जब 4 से काटोगे तो 6% ब्याज की दर आ जाएगी। ये मुंह जवानी क्वेश्चन था। इसको इससे बनाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट ये बताइए, सवाल नंबर 14 क्या आंसर देने वाले हैं भाई आप लोग, और किसका पहले आंसर आता है ये भी मुझे देखना है, ठीक है। बताइए। कहता है कार की औसत गति एक बस की औसत गति का 1/4/5 गुना है। एक ट्रैक्टर की गति जो है वो 575 किलोमीटर की दूरी 23 घंटे में तय कर सकता है। यदि बस की गति ट्रैक्टर की गति से दोगुनी है तो ट्रैक्टर 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। 9 से कटने वाली संख्या आंसर होगी। अब 9 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, लेकिन ये 4 से नहीं कटेगा, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कैसे, जरा देखो ध्यान से। बस की औसत गति कार की गति का इतने गुना है। बस की नहीं, कार की औसत गति बस की औसत गति का इतने गुना है, तो इसका मतलब जो कार होगी और जो बस होगी, बस की गति अगर 5 के रेशियो में होगी तो कार की गति क्या होगी, 5 एकम 5 और 4 9 के रेशियो में होगी। यानी कार और बस की गतियों का अनुपात होगा 9 और 5। अब यहां पर एक ट्रैक्टर भी खड़ा था, वो बोला मैं भी कम नहीं हूं, मैं भी पीछे पीछे काम तो करूंगा ही। और उसमें यह बताया गया ट्रैक्टर जो है 575 किलोमीटर की दूरी को 23 घंटे में तय करता है। 23 दूनी 46, 23 पंचे 115, यानी कि ट्रैक्टर की गति क्या आ जाएगी, 575/23। ट्रैक्टर की एग्जैक्ट गति आ गई 25 किलोमीटर प्रति घंटे। ट्रैक्टर की एग्जैक्ट गति कितनी आ गई, 25 किलोमीटर प्रति घंटे। बस की गति ट्रैक्टर की गति की दोगुनी है। अगर ट्रैक्टर की गति 25 हो गई तो बस की गति कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। और अगर 5 का मान 50 के बराबर है तो 1 का मान 10 के बराबर होगा, तो 9 का मान किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे 9 गुणे 10, और 9 गुणे 10 का मतलब 90 हो जाएगा, आप बोलोगे हाँ। यानी कार की गति हो गई 90 किलोमीटर प्रति घंटे, और इसके द्वारा तब कितनी दूरी तय की जाएगी, जब ये 4 घंटे चलेगी, तो 90 गुणे 4 का मतलब 360 आ जाएगा। यही तो पूछा है ना, 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 360। मुंह जवानी क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता थी नहीं है ना। ये बताएं, sec -2π/3 का मान क्या होगा, जल्दी से बताइए। sec -2π/3 की वैल्यू क्या होगी सॉरी, sec -2π/3 का मान क्या होगा। अब इसके लिए जो छोटी छोटी जानकारियां हैं ना, वो आपके पास होनी बहुत जरूरी है, और वो होना भी चाहिए। देखिए जरा, इसी का यूज करना पड़ेगा। चलो ठीक है, देखो, अगर हम चतुर्थांशों को इसमें बनाते हैं तो हमारे पास ये चतुर्थांश होते हैं, जिसमें पहला ये है जिसमें सभी प्लस होते हैं, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव, ऑल के बाद स्टूडेंट आता है। ऑल स्टूडेंट का मतलब यहां पर साइन और साइन का अपोजिट यानी कि कोसेक, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। इसके बाद यहाँ पर आता है टेकिंग का मतलब ये हो गया टेन, और टेन का अपोजिट हो गया कॉट। यहाँ पर टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। और सबसे आखिरी में आ जाता है चौथा क्वाड्रेंट जो होता है वो कॉस, और कॉस का अपोजिट होता है सेक। कॉस और सेक यहाँ पर पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव रहते हैं। दूसरी बात, मेरे प्यारे भाई, इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आपके पास कभी साइन माइनस थीटा लिखा है, तो साइन माइनस थीटा जो होता है ना, वो माइनस का साइन थीटा होता है, ठीक। अगर आपके पास कॉस माइनस थीटा लिखा है, तो कॉस माइनस थीटा जो होगा वो प्लस कॉस थीटा होगा। और जब कोई एंगल माइनस का हो तो उस माइनस के एंगल को प्लस में बदलने का काम सिर्फ 2 ही त्रिकोणमितीय अनुपात करते हैं, एक कॉस करता है और एक सेक करता है, जो इसका अपोजिट होता है। यानी अगर आपके पास सेक माइनस थीटा भी लिखा होगा तो वो भी क्या हो जाएगा, वो प्लस का सेक थीटा ही होगा। बाकी जितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं इनको छोड़कर,
जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे बाकी के बचे, इनको छोड़कर, उन सब में क्या होगा कि अगर माइनस थीटा है तो वो माइनस बाहर आएगा ही आएगा। जैसे अगर हम 10 की बात कर लेते हैं, अगर हम 10 की बात कर लेते हैं कि 10 माइनस थीटा लिखा हो तो ये 10 माइनस थीटा जो होगा ना माइनस का 10 थीटा हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पर कॉट माइनस थीटा लिखा होता तो कॉट माइनस थीटा जो होगा वो माइनस का कॉट थीटा होगा, है ना। अगर कोसेक माइनस थीटा लिखा हो तो वो माइनस का कोसेक थीटा होगा। क्लियर है मेरी बात? आप बोलोगे हाँ सर। अच्छा, यही चीज आपको इस वाले सवाल में खास तौर पर ध्यान देनी है क्योंकि ये सेक माइनस थीटा लिखा है। अब इस सेक माइनस थीटा लिखा है तो बाहर आकर ये क्या हो जाएगा, सेक प्लस थीटा हो जाएगा, यानी सेक 2π/3 हो जाएगा नॉर्मली। और 2π/3 का मतलब 180 दूनी 360, 360/3 का मतलब 120, ये हो गया सेक 120। 120 को हम 90 + 30 करके लिख सकते हैं। 90 डिग्री या 90 डिग्री का कोई विषम गुणक होगा तो उसमें त्रिकोणमितीय अनुपात बदलता है। सेक किस में बदलेगा? सेक जो होता है वो बदलता है कोसेक में, तो ये हो जाएगा कोसेक 30। और अब आपको देखना है किस चतुर्थांश में पहुंचेगा कोसेक 30। 90 + थीटा है, 90 + थीटा का मतलब 90 यहां पर खत्म हो जाता है, 90 + थीटा का मतलब ये दूसरे चतुर्थांश में आएगा। किस में आएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में, दूसरे चतुर्थांश में। और दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होता है। यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर सेक था, ये ना साइन है ना ये कोसेक है, तो ये नेगेटिव होगा। अब कोसेक 30 का मान आपको बताना है क्या होगा इसमें, ठीक है। कोसेक 30 की वैल्यू आपको बतानी है। 180 दूनी 360 हुआ था, 120 बनेगा, 90 + 30 लिख दिया। सेक किस में बदल गया? सेक बदल गया कोसेक में। कोसेक 30 का मान, साइन 30 का मान क्या होता है? तो आप बोलोगे सर साइन 30 का मान जो होता है वो 1/2 होता है। कोसेक 30 का मान सिर्फ 2 होगा, वो भी माइनस में आएगा। क्या हमारी ये बात समझ में आ गई सभी को? यस और नो बोलना भाई। यस और नो बोलिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर और ये है अपना अगला क्वेश्चन। यहां से शुरू होता है आपका समय, बताइएगा आंसर क्या होगा। कहता है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज हैं। AB की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, संगत भुजा DE की लंबाई जो है वो 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज ABC की परिधि और DEF की परिधि के बीच में अनुपात क्या होगा? जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब हम लोग समरूपता की बात करते हैं, समरूप त्रिभुजों की बात करते हैं, तो उसके लिए आपको चीजें जो है ना बहुत स्पष्टता समझनी होंगी। आप बहुत स्पष्टता समझेंगे तभी बहुत स्पष्ट समझ में भी आएगा, वरना फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगर हमारे पास दो त्रिभुज हैं, दोनों समरूप त्रिभुज हैं, एक दूसरे के समरूप हैं। ये त्रिभुज हो गया ABC और ये त्रिभुज हो गया मान लीजिए DEF। बहुत ध्यान से देखना भाई, DEF। अगर हम समरूपता के सिद्धांत की बात करते हैं तो समरूपता का सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी दो त्रिभुज तब समरूप होंगे जब उनके तीनों कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो मान लीजिए इसका ये कोण अल्फा है, इसका ये कोण बीटा है, इसका ये कोण बीटा है, गामा है। ठीक, अल्फा बीटा गामा, ये गामा हो गया। सेम यहाँ पर हो गया कि ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया और ये गामा हो गया। करेक्ट, ये तीनों कोण आपस में बराबर हो गए। अब समरूपता का सिद्धांत कहता क्या है? समरूपता का सिद्धांत ये कहता है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं, क्या कहता है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इफ द ट्राइंगल ABC इन द ट्राइंगल DEF ये समरूप है तो इनकी जो संगत भुजाएं होंगी करस्पॉन्डिंग साइड, जैसे इसकी AB साइड इसकी किस भुजा के साथ होगी? DE के साथ। इसकी AB भुजा और DE भुजा का जो अनुपात होगा वही अनुपात BC भुजा का EF भुजा के साथ होगा, वही अनुपात इसकी CA भुजा का इसकी FD भुजा के साथ होगा। अच्छा, बात अगर यहाँ पर खत्म हो जाती तो समझ में भी आता, लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई है कि अगर हम मान लीजिए कि हम इस त्रिभुज में कोई एक परपेंडिकुलर या माध्यिका जो है, माध्यिका डालते हैं जो कि सामने की भुजा को किसी बिंदु पर करता है, काटता है, मान लीजिए D पॉइंट है,
और सेम काम यहाँ पे भी हो जाए कि यहाँ से अगर हमने कोई एक माध्यिका जो परपेंडिकुलर भी है इसको किसी एक पॉइंट DEFG पर काटता है, तो इनकी जो माध्यिकाओं के अनुपात होंगे ना वो भी इन्हीं के समरूप त्रिभुजों की भुजाओं के अनुपात के बराबर होंगे। यानी इनकी जो माध्यिका हो गई M1 कर लें और M2 कर लें, ठीक, ये अगर M1 हो गई और ये क्या हो गई M2 हो गई, तो इनके अनुपात भी बराबर होंगे। साथ ही साथ ये जो त्रिभुज है ना इनकी परिधियों के अनुपात भी बराबर होंगे समरूपता में। तो परिधि का मतलब क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC की परिधि और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF, इनके अनुपात भी बराबर होते हैं। फर्क कहां आता है इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा। फर्क यह आता है कि जब हम दो त्रिभुज समरूप त्रिभुजों को देखते हैं तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं के वर्गों का जो अनुपात होता है वो उनके क्षेत्रफल के बराबर होता है। यानी अगर मैं बोलता कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बटे में क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, ये दोनों त्रिभुज समरूप थे, ट्राइंगल DEF, ये इनकी संगत भुजाओं के यानी कि AB बटे DE, AB बटे DE इसके अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं। या फिर जो अगली संगत भुजाएं हैं करेस्पॉन्डिंग साइड, यानी कि आप ऐसे समझ लेना करेस्पॉन्डिंग साइड S1 और S2 जो होंगी उनके वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ये बात होती है समरूपता पर, ये आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब यहां पर अगर सवाल बोला गया है कि उनकी संगत भुजाएं AB 10 है और DE, AB और DE का अनुपात आपके पास दिया है, देखिए AB और DE का अनुपात 10 और 6 दिया है, तो इसका मतलब ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो अगर संगत भुजाओं के अनुपात 5 और 3 हो गए तो उनकी परिधि का अनुपात भी 5 और 3 ही होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा, है ना। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से मालूम होता है, ये आप पढ़े होते सही से, तो ये सवाल करने में आपको सिर्फ 2 सेकंड लगते हैं, ठीक है, अगर सही से पढ़ा होता। और कुछ बच्चों ने जो पढ़ा है उनके आंसर भी आए हैं, ठीक है। सवाल नंबर नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर 17 बताइए। रेखा 3x + 2y - 12 y अक्ष को किस बिंदु पर काटेगी। देखिए समझना बहुत ध्यान से। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये अक्ष है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अगर कोई रेखा y अक्ष को काटती है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यार से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर कोई रेखा y अक्ष को काट रही है, मान लीजिए कि एक रेखा इसने y अक्ष को ऐसे काट दिया, ये रेखा y अक्ष को काटते हुए गई, तो अगर कोई रेखा y अक्ष को काटेगी तो एक सर्टेन पॉइंट पर काटेगी। बोलोगे हाँ सर सर्टेन पॉइंट पर काटेगी। ये जो सर्टेन पॉइंट होगा इसके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होंगे x और y, आप मान लीजिए x और y होंगे, बोलोगे हाँ। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना होता है कि अगर y अक्ष पर कोई कोऑर्डिनेट बनता है तो उसमें x का मान हमेशा 0 होगा। ये बात याद रखना कि y अक्ष पर x हमेशा क्या होगा, 0 होगा। अगर y अक्ष पर रेखा ने y अक्ष पर काटा है तो वहां पर x जो होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ये बात तो याद रखनी पड़ेगी। और x अक्ष पर y 0 होता है, सिंपल सी बात है ना। तो यहां पर सवाल कुछ ऐसा ही है कि हमारे पास जो रेखा का समीकरण दिया था, मान लीजिए वो 3x + 2y - 12 के बराबर दिया था, और ये अगर y अक्ष पर काटती है, ये रेखा y अक्ष को किसी बिंदु पर काटती है, y एक्सिस पर, बहुत ध्यान से सुनना, y एक्सिस पर अगर काट रही है तो इसमें x क्या होना चाहिए, x तो 0 होना चाहिए। और यहां पर अगर x, ये क्या हो रहा है, यहां पर अगर x 0 हो गया, यहां पर अगर x 0 हो गया तो ये खत्म हो जाएगा। तो y का मान आपके पास क्या आ जाएगा, 2y का मान -12 है, तो y का मान क्या हो जाएगा, -6। तो बिंदु के कोऑर्डिनेट जो आपने x और y माने थे वो बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x तो हमारे पास 0 रहेगा और y क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। तो आंसर बनेगा 0, -6। ठीक है, क्या बन जाएगा, 0, -6। क्लियर है। चले ये बताइए, त्रिकोणमिति का एक कुछ अच्छा सा प्रश्न दिख रहा है। व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ tan² θ + cot² θ + sin² θ + sec² θ, सब दिए
त्रिकोणमिति की मैक्सिमा और मिनिमा, जैसे अलजेब्रा में भी एक मैक्सिमा मिनिमा होती है और त्रिकोणमिति में भी मैक्सिमा और मिनिमा होती है ना। अधिकतम और न्यूनतम वैल्यू निकालने पर भी ये ऐसे सवाल आपको देखने को मिलते हैं त्रिकोणमिति में भी। तो उसी की मैक्सिमा और मिनिमा पर आधारित ये सवाल है। अब आप छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखेंगे अच्छे से तो ये सवाल आपके लिए दिक्कत नहीं देगा, सरल हो जाएगा। जैसे आपको ये बोला गया इस प्रश्न में मेरे प्यारे भाई कि इस पूरा जो व्यंजक है, इस पूरे व्यंजक का जो मिनिमम वैल्यू होगी वो आपको निकालनी है। तो आप एक चीज को समझिएगा थोड़ा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर है तो ये तो 1 ही रहने वाला है, तो ये 1 हो गया। मैंने कहा ठीक है। अब देखिएगा, ठीक है, आप जानते हो कि अगर मैं इन दोनों के बीच में रिलेशन देखूं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है ना। 1 के बराबर आप बोलोगे हाँ सर 1 के बराबर होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा को मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। आप बोलोगे हाँ सर लिख लें। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये हो गया और टेन स्क्वायर थीटा ये हो गया, तो ये हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप बोलोगे ये सर हो जाएगा। अच्छा, ठीक इसी तर्ज पर, ठीक इसी भांति कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वो भी 1 होता है। तो कोसिक स्क्वायर थीटा को हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये कोसिक स्क्वायर थीटा जो है इसे हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। बोलोगे हाँ। तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और ये कॉट स्क्वायर थीटा मिलकर क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा सर 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। करेक्ट। अब 1 2 3 तो ये हो गया, और इन दोनों में अगर हमने 2 कॉमन कर लिया तो हमारे पास अंदर क्या आ गया, हमारे पास अंदर आ गया टेन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब भाई हमको एक चीज को समझना होगा। क्या समझना है? हमको ये समझना है कि इस पूरे व्यंजक का हमको न्यूनतम मान चाहिए। तो ये न्यूनतम मान तभी निकल सकता है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसको ना बढ़ा सकते हो ना घटा सकते हो। 2 भी कांस्टेंट वैल्यू है, इसको ना बढ़ा सकते हो ना घटा सकते हो। लेकिन ये जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं इसके लिए आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का हम मिनिमम मान रखेंगे तो ये पूरा व्यंजक मिनिमम होगा, और इसका अगर हम अधिकतम मान रखेंगे तो ये पूरा व्यंजक अधिकतम होगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अगर ये आपको याद है तो अच्छी बात है। अब हमेशा याद रखना कि जब टेन और कॉट स्क्वायर में प्लस करके एक साथ आते हैं तो इनका अधिकतम मान जो होगा वो 2 से बड़ा होगा और मिनिमम मान 2 के बराबर होगा। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 2 के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? 2 के। तो यहां पर इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? 2 लिख सकते हो, यानी 3 प्लस 2 तो रहेगा ही, इसका मिनिमम वैल्यू आप 2 रख लोगे। तो 2 दूनी 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यानी इस पूरे व्यंजक का जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 7 होगी, 7 होगी। ये याद रखने वाली बात है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, छोटी छोटी बातें होती हैं ऐसी, बच्चा ना याद करता है ना ध्यान देता है। तो आप अगर याद नहीं करोगे, ध्यान नहीं दोगे तो पेपर में आपका समय लग जाएगा। आप ये बात निकाल भी सकते हो लेकिन फिर वो समय लेना पड़ेगा उसमें, ठीक है। तो इसीलिए जब ये चैप्टर पढ़ते हो त्रिकोणमिति तो उसमें एक टॉपिक आता है मैक्सिमा और मिनिमा, उसमें ये सारी चीज़ें सीखनी होती है। आपने सीखी हैं तो अच्छी बात है, नहीं सीखी हैं तो और भी अच्छी बात है। सीखी हैं तो अच्छी बात है, नहीं सीखी हैं तो और भी अच्छी बात है। फिलहाल एक पॉइंट यहाँ पर अब लिखने की जरूरत नहीं है, चलो इतने में काम हो जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बताइए, सवाल नंबर 19वां। क्या आंसर देने वाले हैं आप लोग इस प्रश्न का? बताइए क्या आंसर देंगे इस क्वेश्चन का। टाइम लीजिए और बताइए आंसर क्या होगा। कहता है कि x प्लस 1/4x का मान 5/2 है, तो 64x की पावर 6 और प्लस 1/8x की पावर 3 का मान क्या होगा। मैं एक काम करता हूं, जानते हो क्या,
ये जो मान हमसे पूछा जा रहा है, ये जो मान हमसे क्या किया गया है, पूछा गया है, इसको मैं अलग अलग करके लिखता हूँ। 64x की पावर 6 को 8x क्यूब से भाग देंगे तो हमारे पास सिर्फ 8x क्यूब ही बचेगा, और अगर 1 को हम इससे भाग देंगे तो 1/8x क्यूब आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर ये आ जाएगा। अच्छा, इसको अगर आप थोड़ा अपने चश्मे को और साफ करिए तो आपको ये दिखाई देगा कि ये हिस्सा जो लिखा है, ये लिखा है 2x का होल क्यूब, और यहां पर क्या होगा, ये हो जाएगा 1/2x का होल क्यूब। इसका मान आपको चाहिए। अब आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि x का गुणांक 2 होना चाहिए। मेरे प्यारे भाई, x का गुणांक 2 बनाना है, यहां दिया तो था नहीं, और अगर हमको ये चाहिए तो x का गुणांक 2 बनाना ही पड़ेगा। तो मैं इस वाले हिस्से को 2 से गुणा कर लेता हूं, इसको मैं क्या कर लेता हूं, मैं 2 से गुणा कर देता हूं, तो 2 बन जाएगा। यहां पर हो जाएगा 2x, यहां पर आप 2 का गुणा करेंगे, 2 इसको खत्म कर देगा, ये 1/2x हो जाएगा। यहां पर आप 2 का गुणा करेंगे, ये इसको खत्म कर देगा, ये 5 हो जाएगा। यानी 2x + 1/2x का मान आ गया, और आपको इसका मान चाहिए। तो ये बात आपने कई बार पढ़ रखी है ना, इसको तो बार बार अब बताने की तो जरूरत नहीं है हर क्लास में कि a + 1/a का मान अगर आपके पास n दिया हुआ है तो a³ + 1/a³ का मान क्या होगा, तो आप यही तो बोलोगे ना कि n³ - 3n होता है। अब ये हर क्लास में तो आपको जरूरत है, चलो अच्छा बता देंगे, उसमें मेरा नुकसान क्या है। तो इसका मान क्या होगा भाई, 5 का क्यूब 125, 125 में से अगर हम 3n यानी 15 को घटा लेंगे तो ये जो वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 110 नहीं आ जाएगी। रख लीजिए यहां पर n की जगह 5 रख लीजिए, आंसर यही मिल जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 20वां आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 20, बताइए सर, आज आपने एक बार ना कोई कमेंट पढ़ा और ना ही ये देखा कि जो है वो क्लास नहीं चल रही है ना, ऐसा कुछ होगा क्या? बदमाशी नहीं करना, ठीक है। चलिए बताइए आंसर। इसका आंसर दीजिए। एक दुकानदार 520 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदता है। वह एक वस्तु को 16% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 10% की हानि के साथ बेचता है, जिससे उसे ना लाभ होता है ना हानि होती है। तो हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, देखो जरा, देखो ये सवाल ही कहा है 520 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदता है। ये नहीं कहा गया कि 520 रुपए प्रत्येक के हिसाब से वस्तु खरीदता है। तो जब कभी भी आपके पास ऐसा सवाल हो कि 520 रुपए या कुछ पैसे में 2 वस्तुएं खरीदी जा रही हैं और एक वस्तु पर लाभ और एक वस्तु पर हानि दिया हो, तो बड़ा सिंपल हो जाता है मामला कि आप पहला तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं कि पहली वस्तु का मूल्य P1 मान लीजिए, इस पर उसे 16% का प्रॉफिट हुआ था, लाभ हुआ था, ठीक। दूसरी वस्तु आप P2 मान लीजिए, इस पर उसे क्या हुआ था, 10% की हानि हुई थी, तो 10% की हानि के साथ लिख लीजिए। अब चूंकि ये बोलता है कि उसे ना लाभ होता है ना हानि होती है, यानी इस बात का मतलब ये है कि लाभ या हानि नहीं हो रहा है, तो मतलब ये है कि 520 रुपए में अगर 2 वस्तुएं खरीदी गई हैं तो आखिरी में 520 रुपए में ही बेची गई होंगी। और ये बात तभी हो सकती है जब ये होने वाला लाभ होने वाली हानि से बराबर होगा, तभी ऐसा संभव है। तो बराबर कर लीजिए। तो यहां से आपको दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य के अनुपात मिल जाएंगे तुरंत के तुरंत, कि भाई 2 से ये कट के 5 हो जाएगा, 2 से ये कट के 8 हो जाएगा। 8 और 5 13, 13 का मान अगर 520 है तो 1 का मान 40 होगा, 1 का मान 40 होगा तो 40 8 320, एक वस्तु 320 की होगी, और 40 5 200, एक वस्तु 200 की होगी। बात खत्म हो गई। आपसे पूछा गया था कि हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। जो वस्तु हानि पर बेची गई थी वो P2 है, और P2 का विक्रय मूल्य आपसे पूछा गया था, तो क्या होगा, P2 का विक्रय मूल्य आपके पास होना चाहिए, नहीं ये तो आपके पास आ गया P2 का क्रय मूल्य। ध्यान से सुनना, ठीक है। हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक। तो ये तो आ गया आपके पास दूसरी वाली वस्तु का क्रय मूल्य, ये तो उनका CP आ गया।
अब इसका विक्रय मूल्य पूछा गया है, तो इसको तो 10% की हानि पर बेचा था ना, तो इसको आपने 10% की हानि पर बेचा था, और अगर 10% की हानि पर बेचा था तो इसका 10% 32 के बराबर होगा। और जब इसे 32 रुपये आप कम में बेचेंगे तो बेचेंगे कितने की भाई, 20 यहाँ से कम हो जाएगा, 12 और कम हो जाएगा, तो जब 32 रुपये कम में बेचेंगे तो ये 288 की बिकेगी। कितने की बिकेगी? 288 की। तो आंसर क्या बनेगा? आंसर क्रय मूल्य थोड़ी पूछा गया था आंसर पूछा गया था सस्ती वाली जो वस्तु है उसका विक्रय मूल्य, तो 288 होगा। ठीक है, ये हो गया 20वां सवाल। अब ये सवाल नंबर 21वां, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 ये आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन है। और मेरे प्यारे दोस्त सवाल नंबर 22वां है। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए आज के होमवर्क क्वेश्चन, हालांकि सवाल तो इसमें और भी हैं लेकिन ये 2 क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आज आपको इन प्रश्नों के उत्तर मुझे देने हैं, करेक्ट? अच्छा जी, अब मैं आपको एक चीज और बता दे रहा हूं कि मैथ का जो लाइव बैच है उसके विषय में जानकारी दे रहा हूं। तो मैं आपको ये मैथ का लाइव बैच बता रहा हूं, मैं आपको ये गारंटी से कह रहा हूं, गारंटी से, कि इस बैच में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं 100% वनडे किसी भी एग्जाम में उनका मैथ के कारण कोई भी आपत्ति, उनकी सिलेक्शन में रुकने में रुकावट नहीं आएगी, मैं गारंटी दे रहा हूं। और अगर कभी ऐसा होता है कि किसी बच्चे का कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं होता तो आप मुझे अपना रोल नंबर भेज देना, अपना नाम, और जिस नाम से आपने फीस जमा की थी मैं वो वापस कर दूंगा। सिर्फ मैथ की बात कर रहा हूं और किसी की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो इस मैथ के बैच में बच्चा वास्तविकता के साथ एनरोल करिए, बच्चे फायदा ले रहे हैं। आपको एनरोल करने के लिए सिर्फ एक काम करना है, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, मैं मतलब प्रेशराइज नहीं कर रहा हूं, आपका मन है तो 9696 10 24 11 पर आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करके बैच की जानकारी ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। दूसरा नंबर है 63 93 125 760 पर, 125 760 पर। और यदि आप डिस्काउंट चाहते हैं तो आप एक कूपन कोड इन्हीं फोन नंबर पर जो भी फोन उठाता है उनको बता दीजिएगा, तो आपको ये बैच थोड़े डिस्काउंटेबल प्राइस पे भी मिलेगा। इसे आप डायरेक्ट हमारी एप्लीकेशन माई पाठशाला एप्लीकेशन अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं करी है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए और वहां से भी इनरोल कर सकते हैं, माई पाठशाला ऐप से। ठीक है, और वहां पे भी अगर आप कूपन कोड कैपिटल A कैपिटल D 10 लगाएंगे तो आपको फायदा मिलेगा। और सिर्फ इसी बैच के लिए नहीं है, आप माई पाठशाला एप्लीकेशन से कोई भी बैच लीजिए, कोई भी, इवन कोई भी, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी बैच, कोर्स, कुछ भी लीजिए। आप अगर कूपन कोड कैपिटल A कैपिटल D 10 यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है भाई। अच्छा, अब लास्ट क्लास में कुछ हुआ था ना, याद नहीं आ रहा है क्या हुआ था। चलिए फिलहाल अभी जब याद आएगा तब मैं बता दूंगा। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही रखते हैं मेरे प्यारे दोस्त। आप लोग से बस एक निवेदन है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। जितने बच्चे बाद में भी देखते हैं वो भी दबाकर थोड़ा सा लाइक कर दिया करिए। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।